अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागिश वशी सो मन महलका बोले चदली जुल्लान की अंश शुमार सजना वशतना उम्मीद करना कि शुम सो बिंदात वशियन चिवता और दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा शुम सो बिंदाता वशियान चिवी का पॉजिटिव ख्याल मुस्बित तासुरात मुस्बित एहसासात सज्जे नानी मश में सोई बिंदात भी गोली चारू का वैसे तो ज़ाहिर है बरी मौसम बाज़ अजीब व गरीब है तो बैदी के माँ सजी वती जो अस्ती सेहते ख़ास ख्याल ईर बिकनी भले इशियन ची अबीद अगर मशुमार बोक्षा के वती एक कसानी चाहिए क्या हर इंसान ख्वाहिश भी तो बैठे कसानी ज़िंदगी तो का मावती सजी ख्वाहिशा ना पीलो अल्लमा बिकनी अगर मैं पीलो को नकनी ज़रूर आईनी वासक जोहद बिकनी जद्दोजहद बिकनी और बाज़ औकात मावती चुक्का ना आईनी ख्वाहिशा तंची दीर कनी जो आईनी हॉबीज़ जो आईनी ख्वाहिशा जो आईनी मकसदी ज़िंदगी है जो आप बनाए ना जैसे कि एक सिंगर बनग लूटी कि डांसर बनग लूटी कि आर्टिस्ट बनग लूटी कि एक्टिंग कनग लूटी माँ अक्सर है ना चिक्की आईनी मकसदांची दीर करने मारा होती चुक्का ना सिर्फ बनाएंगी डॉक्टर इंजीनियर या अंची कोई फील्ड 2 से 4 फील्ड में डॉक्टरी इंजीनियरी इरुई ना खासकर कंप्यूटर साइंस माननी जब क्या ये बिल्कुल भी आई तो का शौक न भी बाज़ औकात चौकवती कुर्बानियाँ होती ख्वाहिशानी कुर्बानियाँ होती मात बेते पुश्ता रहती लेकिन आप भी ज़िंदगी तुका धीमा रोग रोगा आखिरकार पुशी भले बाज़ औकात चौक कुर्बानी दात न काम छे भी अवंत न काम आ वानगी तुका पुश्ता भी आइए रब समझा इच नेती पर चके आइए तुका फ़न या टैलेंट आ नहीं जो माँ आइए दे गई तो आज ही भी नवानी मायरस लानत मलामत करें आखिरकार आइए सच्ची मुस्तकबिल बर्बाद करें वती चुके फ्यूचर अन्नी की तरह ख़ास कर बात समझदारी मात पेता होती चुके फ्यूचर मुस्तकबिल आइए ख्वाहिशा नहीं बिकने अगर आवती ख्वाहिशा रहती ज़रिए माश बनानी अल्लामा आ ख्वाहिश जो सी आइए एक ज़िंदगी बलाइन वजह बनी ज़िंदगी सोबमंदी है तो खैर वही चुक्का ना अल्लामा ख्वाहिश बेता मैं कहते मेहमान भी साड़ी हैं और मेहमान बारे में गोश्ती मर्ची बात एंटरटेनमेंट पैमा में प्रोग्राम रहती भले मनी खेला आई एन पेशा ब्रेक की बिजी रे मावती मेहमान शुमदी में दर्शान करेंगे जी सारे जीरी कसानी महतली यानी कि ब्रेक की जीरी कसानी ब्रेक के बता साड़ी भी मैं बोल देता वाशर के गोली चारू का ब्रेकन ची सारी अंचु के माँ अगर पुत्रान कन गए थे खास कर वो थी चुक्का ख्वाहिश अल्लाह ये अंची दौरी के इसी तो का हर इंसान और एक मकसद लूटी और मकसद जो न मिलिया गलती आफाल तो का कपा तो बेहतर है कि मैं चुक सही रास्ते है वरुआ वती ख्वाहिशानी रास्ते वरुआ खैर मैं प्रोग्राम बिंदा था जो सीमा कन गई और मैगमा हमरादारी कन गई में बास खासी मेहमानी वची वाजा सिंगरी गुशिंदई और खैर उर्दू ज़बान मर्ची मारा गाना सुनाई नहीं उर्दू में कौमी ज़बानी भले हमशी खासियत हमशी के सिक्कत की मतलब ट्रेंड सिंगरी पता गिटारिस्ट तो माँ मर्ची वशत कनी सुमित चांगड़ा आपकी आवाज़ आपका नाम बोल के ही मेरी आवाज़ चली गई थैंक यू आपको वेलकम करते हैं सर अपने प्रोग्राम में और वैसे बस बेहतरीन शख्सियत मालिक है माशाल्लाह और बस पोलाइट और वाइब्स जो से जब कोई मर्द में निंदी तो ये वाइब्स जो सी दूरी मर्द मार लग गया तो बस मुस्बित वाइब्स लग गए तो बस वशी प्रोग्राम रो मना उम्मीद है। अच्छा सुमित सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं कि आप करते क्या हैं क्यों करते हैं किस लिए करते हैं। बेसिकली मैं करियर का आगाज़ तो मैंने म्यूज़िक से रिलेटेड सबसे पहले मैं बताता हूँ कि छोटा था बचपन से ही मुझे गाने का बड़ा शौक़ था तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने हारमोनियम को प्ले करना सीखा गिटार बजाना फिर उसके बाद सीखा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग थे दोस्त थे जिन्होंने जो कि है मुझे अप्रोच किया कि आप आगे बढ़ें और म्यूज़िक को बढ़ाएं क्योंकि थोड़ी गॉड गिफ्ट ये था कि थोड़ी आवाज़ भी बेहतर थी तो उसको फिर मैं लेके चला स्कूल में गाया कॉलेजेस के अंदर गाया फिर दोस्त मिल गया उनके साथ कॉन्सर्ट्स मतलब कैरियर का आगाज़ ही आपने जो है वो सिंगिंग से किया लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैं ख्वाहिशात की बात कर रही थी वैसे तो आपको देख के लगता है कि बचपन से एक ही ख्वाहिश थी आपकी कि मैं सिंगर बनूं। हाँ बिल्कुल है ना लेकिन अगर ख्वाहिशात की बात करें इसके अलावा भी माँ बाप भी थोड़े से प्रेशर दे देते हैं एक तो मेरा गला भी ख़राब है भाईजान
माँ बाप भी थोड़ी सी प्रेशर दे देते हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में 2 फील्ड हैं, डॉक्टर, इंजीनियर। आजकल कंप्यूटर साइंस आ गया बेचारा थोड़ा सा, तो आपको प्रेशराइज नहीं किया गया घर में? नहीं, मुझे कभी जो कि है प्रेशराइज नहीं किया गया, क्योंकि घर वालों का ये था, पूरा सपोर्ट रहा हमेशा से। उन्होंने शुरू से ये कहा कि जो भी बनना है अपनी लाइफ के अंदर खुले बनो, नो टेंशन। ये अच्छे माँ बाप होते हैं सच्ची। कहाँ मिलते हैं ये माँ बाप, कहाँ मिलते हैं? खैर मेरे घर पे मिल जाएंगे बिल्कुल आपको। तो बहुत सपोर्टिव थे मेरे जो कि घर वाले थे, बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया, और म्यूज़िक में भी काफ़ी सपोर्ट किया, एजुकेशन में भी काफ़ी सपोर्ट किया। कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हें साइंस ही लेनी है या इंजीनियरिंग ही करनी है, डॉक्टर ही बनना है, जो बनना है बनो अपनी लाइफ में। तो अच्छा, ये अच्छा है ना कि बचपन से ही आपको कोई फील्ड दी नहीं गई है। हाँ, कोई फील्ड आपको आज़ाद छोड़ा गया बिल्कुल, मेंटली, बिल्कुल। और आपने खुद चूज़ किया जो आपको अच्छा। हर इंसान में एक फ़न होता है, मैं ये मानती हूँ, हर इंसान की कुदरत होती है, उस कुदरत में एक फ़न ज़रूर होता है, एक टैलेंट ज़रूर होता है, और उसकी कुदरत जो है वो उस टैलेंट को उभारने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, खैर वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, जो भी करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती कर देते हैं कि हमारे अंदर के फ़न को उभरने नहीं देते। हाँ, बिल्कुल। मैंने बाज़ औक़ात किसी अगर डॉक्टर को भी देखा है तो बड़ा मुरझाया हुआ देखा है, तो लगता है कि कुछ और बनना चाहता था लेकिन हालात ने कुछ और बना दिया। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सुमित, अगर सिंगर नहीं होता तो क्या होता? अगर मैं सिंगर नहीं होता तो जस्ट एक नॉर्मल सा लड़का ही होता, क्योंकि इसके अभी भी अलावा आप नॉर्मल हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल तो हूँ, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और फील्ड में अपना नाम बना सकता या बना पाता, क्योंकि क्रिकेट वगैरह या स्पोर्ट्स की तरफ इतना ज़्यादा मेरा कोई ध्यान है नहीं। बस देखने तक का है कि मैं सिर्फ देख लेता हूँ टीवी वगैरह के ऊपर, बाकी खेलने के हिसाब से ऐसा वैसा कुछ अच्छा, नहीं। मौसीकी है ही कुछ ऐसी चीज़ ना, हाँ। अगर कोई मौसीकार है भी नहीं, अगर कोई सिंगर नहीं भी है तो वो एक अच्छा लिसनर ज़रूर है। हाँ बिल्कुल ऐसा है ना। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो म्यूज़िक सुनते हैं और महसूस करते हैं, हालांकि गा नहीं इट्स सकते। मैजिक, म्यूजिक इट्स मैजिक। मैजिक है। हाँ। हाँ, आपको थोड़ा सा देखिए कुछ तो है इसमें बिल्कुल। कि सख्ती से गौर और फिक्र, गौर से यानी कि अपने दिल से उसको ऑब्जर्व करना, उसको चाहत करना मना है, तो इसका मतलब है इससे रूह मुतासिर ज़रूर हो जाती है। फीलिंग्स को जो है ना म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं आप में, मतलब म्यूज़िक में इतनी जो कि है एक जिंदा जान होती है, यू कैन से दैट, कि वो जो कि है आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपके दिल में क्या है। अच्छा, कहीं ना कहीं मैं अगर म्यूज़िक को गौर करूँ तो म्यूज़िक जो है वो आपको साइको भी बना देता है। क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो गमगीन है पहले से, हाँ और ज़्यादा सैड म्यूज़िक जो उनके फीलिंग को और ज़्यादा गहरा कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये भी है कि मैंने उनको जो है एक शेल में बंद होते देखा है सिर्फ म्यूज़िक की वजह से। डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो किस तरह उसको लेता है। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेस गाने सुनने की क्या ज़रूरत है। एटलीस्ट कम से कम आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उससे बाहर निकलो, बजाय इसके कि आप किसी रूम में खुद को बंद कर लो और उसके बाद जो कि आप डिप्रेशन वाले और गाने सुन रहे हैं, दुखी गाने सुन रहे हैं, पहले दुखी हैं ऊपर से और म्यूजिक दुखी लगा के और दुखी हो रहे हैं। तो जिसने धोखा दिया वो उसका 4 बार दिन में याद आएगा उसका आपको। फिर कोई आउटकम आने वाला नहीं है ना, फिर आप इट्स लाइक आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल। और ख़ासकर मैं म्यूज़िक के बारे में ये कि म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, खैर ऐसी बात नहीं है, मैं भी सफ़र में म्यूज़िक सुनती हूँ, मुझे मज़ा आता है और मैं तो ख्याल भी करती हूँ म्यूज़िक में, जो मैं सुनती हूँ वो मैं इमेजिन करती हूँ, मैं कहीं और ही जा रही होती हूँ, और बचपन से ही ऐसा है। लेकिन वाकई बात आपकी वही है कि अगर आप उदास हैं तो उदास म्यूज़िक ना सुना करें, ताकि आपकी जो फीलिंग्स है, एहसासात हैं, वो जगह ना बनाए, वो गहराई से जगह ना बना सके और आपको मेंटली यानी कि जहनी तौर पे कोई नुकसान ना हो। अच्छा पहले सुमित आपका नाम बड़ा अच्छा है, प्यारा है। थैंक यू। फिल्मी नाम है सुमित, हम सुनते थे पहले फिल्मों में। हाँ। क्या सुनाएंगे हमें? एक इंडियन सॉन्ग सुना देते हैं आपके लिए, तो गाँव में। बिल्कुल बिल्कुल सर, इजाजत। चेहरा है या चांद खेला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या चांद खेला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। ओ आज तू मुझसे दूर सही और मैं तुझसे
अनजान सही तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। दिल कहता है तू वो जहाँ पे जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मौसम में ढल जाए, कि तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। का बहुत मशहूर गाना था और आज तक इस गाने मतलब इस सदाबहार, कुछ गाने सदाबहार होते हैं। बिल्कुल। और आपको मतलब पुराने गाने ज्यादा पसंद मैं यूजली पुराने गाने बहुत शौक से सुनता अच्छा, हूँ। पुराने गानों में बेहतरीन मौसीकी भी थी। हाँ बिल्कुल, अभी देखें आप रिसेंट टाइम में जितने भी गाने लॉन्च हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि पुराने गानों को ही रिमिक्स करके आपको जो कि है शो करवा लेकिन रहे फिर भी उसकी वो हाँ, उसका वो मयार पूरा नहीं feel कर या पाते। जो कि है वो जो उसका एक मुकाम था उस गाने को वो फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि उस दौर में जो गाया वो गाना था वो मतलब उसे कोई कंपटीशन नहीं दे सकता। अच्छा, उस दौर के गानों से आप सीख भी सकते हो क्योंकि उनमें एक्सप्रेशंस थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर लता जी के गाने सुनूं, मैं मैडम नूरजहान के गाने सुनूं, मैं पाकिस्तानी पुराने सिंगरों के या गज़ल सुनूं, मुझे उसमें फील होता है कि जो गा रहा होता है उसके एक्सप्रेशंस भी होते हैं। लेकिन आज के दौर में वाह वाह मतलब जो भी बस गाया बस गा दिया और लोगों ने जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया और वो चीज़ हिट भी हो गई। हाँ, लेकिन क्या होता है उसका टाइम ड्यूरेशन बड़ा कम होता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि हमें सीखने के लिए क्या पुराने गाने ही चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि हमें जो कि है टाइम के हिसाब से ना, अभी के हिसाब से गानों को जो कि है थोड़ा सा उसका जो वेव है उसे चेंज करना चाहिए। अभी कैसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे गाने जो कि उनका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है चलने के हिसाब से, चल सकते हैं लॉन्ग वे के ऊपर भी चल सकते हैं, कुछ गाने ऐसे भी हैं अभी के टाइम में जो ऐसे आए हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर चूक हो जाती है कि हम जो कि है हमेशा इस कंपटीशन में रहते हैं कि पुराने गानों को हम बीट कर जाएं और नए गानों को जो कि हम इंट्रोड्यूस करवा दे बहुत अच्छे तरीके से, उसका म्यूज़िक शोर शराबा ये वो, तो उस सारी चीज़ें जो है ना उसमें वो फील नहीं लेके आ पाती है। कमी जो है ना वो फील में रह जाती है, मैं फील समझता में हूँ। रह जाता है। अब क्योंकि मैं शुरुआत से जो कि है मेरे जो फेवरेट सिंगर रहे हैं वो मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हैं। आए हाय, तो बड़ा नाम है भाई। आप देखें कि मैं जब पैदा भी नहीं हुआ होगा, हम भी नहीं होंगे, तो वो उस दौर से गाते उस हैं दौर से। और अब आज के दौर के लोग जिन्होंने उनको देखा नहीं है और वो उनको फेवरेट इंडियन सिंगर जो सोनू निगम सर हैं वो तक उनको जो कि हैं बहुत फॉलो करते हैं और बहुत से लोग हैं उनको फॉलो करते हैं। तो क्या कि उन्होंने जो वो काम कर दिया है आज तक लोग उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं सकते। अच्छा, आप सिर्फ मोहम्मद रफ़ी से इंस्पायर हैं लेकिन या इस टाइम भी आप किसी से इंस्पायर हो कि आपने म्यूजिक का जो है म्यूजिक कैसे आपने म्यूजिक चुना, किसको देखकर? कभी कभी हम होता है ना, मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं किसी एक्ट्रेस से जरूर इंस्पायर होंगी। हाँ, मैंने सोनू निगम सर को देख के है जो कि हाँ, मुझे पता चल गया था जब इन्होंने सोनू निगम का, क्योंकि जब हम छोटे थे तो सोनू निगम सर बहुत अच्छा, बड़े मेरे बड़े फेवरेट थे। हाँ, बहुत अच्छा कब ये जाने एक बहुत सच्चे आर्टिस्ट हैं वो, बहुत अच्छे इंसान बहुत हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि अभी के टाइम में रिसेंट टाइम में जुबिन नौटियाल हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर्स हैं ये भी। लेकिन आई थिंक नोबडी कैन बीट मोहम्मद रफ़ी सर एंड सोनू निगम सर, दे आर द बेस्ट मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और अभी अगर हम यहाँ देखें या वहाँ देखें, म्यूज़िक जो एक्चुअल म्यूज़िक है, जो एक्चुअल सिंगर है, जो एक्चुअल गाना है, एक क्लासिकली भी होता है। देखिए हर चीज़ का जो मयार है वो उसके क्लासिक में होता है, वो क्लासिकल में होता है, चाहे वो डांस हो। हम डांस को अगर कल्चर में देखें, क्लासिक में देखें तो डांस कुछ और है, और आजकल बस हाथ हिलाओ तो डांस हो गया। मैं तो डांस को समझ नहीं पाती। जब मैं हमारे पड़ोसी मुल्क जहाँ का आप गाना गा रहे हैं मैं उसको अपना सौतन कहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है मेरी सौतन। तो वहाँ पे अगर हम देखें डांस कंपटीशन में, मैं अक्सर हैरान हो जाती हूँ डांस कहाँ है। मतलब करतब, पहले हम सर्कस देखते थे, ठीक है, एक छोटी सी बात करी, पहले हम सर्कस देखते थे। सर्कस में मैं जब छोटी थी तो मेरे अब्बू मुझे सर्कस दिखाते थे टीवी पर, तो सर्कस में पाँव इस तरह से स्ट्रेच करना, फ्लांग करना, वो सर्कस कहलाता था, करतब कहलाते थे।
आज डांस में वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मुझे डांस नज़र नहीं आ रहा जो पहले डांस हुआ करता था। सही। जो पहले नाचते थे लोग, ब्रेक डांस कहो, सालसा डांस कहो, कुछ भी कहो, कथक डांस कहो, या अगर हम कल्चरल डांस को भी ले लें, तो इसी तरह म्यूज़िक में जो पहले अल्फाज हुआ करते थे, अच्छा उन अल्फाजों में पूरा माहौल डिस्क्राइब हुआ करता था, पूरे माहौल को बयान करते थे। अगर किसी महबूबा की तारीफ़ हो तो उसके पूरी छवि बना देते थे, उसका पूरा इमेज बना देते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि म्यूज़िक के नाम पे बस बातें हो रही हैं। आज मैं अगर गाने सुनूं तो मुझे म्यूज़िक सुर पसंद आ जाता है, लेकिन जब मैं अल्फाजों को गौर करूं हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शायरी जो कि है नहीं होती, सिर्फ मोस्टली क्या होता है बेस बीट्स और इसके अलावा जो कि है म्यूज़िक को बड़ा शोर तरीके से जो कि रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। अदरवाइज शायरी जो होती है ना, जिस तरह से पहले के गानों में डिस्क्राइब किया जाता था, वो शायरियाँ जो होती थी जी, वो शायरी ही जो कि उस गाने को खूबसूरत बनाती थी। और अब के गानों में आई थिंक कि वो शायरी या वो जान नहीं होती है, जिसकी वजह से वो गाने लॉन्ग वे के अंदर चल नहीं पाते हैं। चाहे वो गमगीन शायरी हो, चाहे वो अच्छा वो आम गानों में भी अगर शायरी होती थी तो अरे अजीब सी होती थी। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि एक माहौल को किस तरह से तश्कील देना अपने अल्फाजों में, वो उन शायरों को आता था। लेकिन आजकल मेरे ख्याल से राइटर शायर, अगर हम आर्ट की फील्ड में जाएं तो आर्ट तो बिल्कुल अजीब सा हो गया है आर्ट की शक्ल। लेकिन आप जैसे यूथ भी आजकल भी पुराने गानों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, है ना? मैं तो ऑफकोर्स मैं देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आपको एक अच्छा सिंगर और एक बेहतर सिंगर बनना है तो आप पुराने गानों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए वहाँ पर बहुत कुछ है और उन्हें एक पॉजिटिव वे में लें, आप उनसे सीखें। और नए गानों के अंदर ये है कि आप बिल्कुल सीख सकते हैं, क्यों नहीं, लेकिन पुराने गानों से आपको एक अच्छा मोटिवेट मिलता है, आप सीखते हैं और आप अपने आप को जो कि है उससे आगे बढ़ा सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। बिल्कुल, और आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। हाँ, वहाँ से सीखें और यहाँ पे आके आप यहाँ पे अपने गाने बनाएं। अच्छा, मैं रीमेक पे भी ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपनी ईजाद करें, अपना कुछ बनाएं, अपने गाने बनाएं। और जितने भी सिंगर हैं जो एक्चुअल सिंगर हैं, हाँ, वो अपने ही गाने लिख के, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, आपकी सोनू निगम जी को ही ले लें, तो वो अपने ही गाने लिख के और अपने ही लिरिक्स पे वो गा रहे होते हैं और वो उनकी प्रॉपर्टी होती है जो कि मज़ेदार होती है। अच्छा, अब आप हमें क्या सुनाएंगे? नया, पुराना, दरमियाना? सोनू निगम सर का ही सुनाते हैं, चलो उनकी बात। चले ठीक है, कौन सा गाना? अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है। क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ बात करें तो उनकी बीट तक कोई पहुंच नहीं पाता। बहुत ही वसी पैमाने पे वो जो है आवाज़ को खींच के जब गाना गाते हैं। मैं बड़ा कोशिश करती थी पहले और मुझे बड़ा मज़ा आता था जब मैं सोनू निगम को, अच्छा मेरे फेवरेट भी थे क्योंकि वो बीच में एक्टिंग के फील्ड में भी घुस गए, लेकिन वो फिर से निकल गए क्योंकि उनको जचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा म्यूज़िक के अलावा क्या हॉबीज़ है आपकी?
म्यूज़िक के अलावा ये है कि मैं घर वालों को सपोर्ट करूँ। मैं जॉब वैसे करता हूँ और प्राइवेट पहले मैंने जॉब की थी TPL ट्रैकर कंपनी में। अभी रिसेंट तो ये है कि मेरी एक गवर्नमेंट जॉब हो गई है। माशाल्लाह, मुफ्त के पैसे अभी मिलेंगे आपको। हाँ, तो आई एम वर्किंग ओवर देयर और बस यही होता है कि जॉब और फ्री टाइम में म्यूज़िक। बस और कोई हॉबीज नहीं, मतलब स्टडी, लिखाई, पढ़ाई? पढ़ लिया, ग्रेजुएशन में मैंने कर ली है और उसके अलावा नहीं, मतलब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं? नहीं, मूवीज़ देखने का मुझे बहुत शौक है। हाँ। और एंटरटेनमेंट के रिलेटेड मुझे म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक है, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है और ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ का मुझे बड़ा जो कि है शौक रहता है। अक्सर अच्छा, मैं देखता मूवीज़ का भी है कि आजकल हॉलीवुड ने ही जगह ले ली है, क्योंकि बेचारे बॉलीवुड को तो बॉलीवुड ही नहीं मानता अभी, और लॉलीवुड को तो अभी तक मयार ही नहीं मिला अपना बेचारा अभी तो। लेकिन मौला हूँ। जट, बट दे आर ट्राइंग बेस्ट। मौला जट जो आया है, बहुत, जो फिल्म आई है, ज़बरदस्त आई है। बहुत अच्छी और मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं वायलेंस नहीं देखती, लेकिन मैंने बहुत तारीफ सुनी है भाई। हमारे पाकिस्तान की फिल्म ने तो बीट कर दिया सबको। वाकई सही। मौला जट को सलाम। वैसे पुरानी 100 करोड़ जो कि क्रॉस कर चुकी है मौला जट। अच्छा, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो रीमेक करने से भी वही उसी तरह मशहूर हो जाती है। मौला जट जो पुरानी फिल्म थी वो भी उस दौर की मशहूर मूवी थी। सही। और वो भी इसी तरह मशहूर हुई थी। मौला जट से काफ़ी कैरेक्टर्स आगे बढ़े थे। लेकिन अब जो मौला जट को रीमेक किया गया है उसका भी एक मयार, मतलब अगर इंडियन मूवी को भी देख ले, कुछ रीमेक होते हैं मूवियाँ तो फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती हैं, वो मयार नहीं पूरा कर पाते, कुछ हिट हो जाती हैं। गानों में भी यही है। आपको क्या लगता है कौन सा गाना जो रीमेक हुआ है, जिसको रीमिक्स कहते हैं, रीमेक कहते हैं, रीमेक ही कहते हैं, हाँ, ना? रीमिक्स कहते हैं। तो कौन सा गाना सही नहीं उतरा, मतलब किस गाने पे आपको दुख होता है कि इसको नहीं करना चाहिए था? देखिए, मैं अभी यहाँ पर बैठ के चैनल पे किसी सिंगर का नाम तो ले नहीं ले सकता, ले लेकिन कहाँ वो हम तक पहुँचेंगे भैया, वो तो हम तक पहुँच ही नहीं सकते बॉर्डर जो है। बट बात ये है कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन्हें जो कि है उस मयार पे खड़े नहीं हो पाए, उतर नहीं पाए, जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया टाइम। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक नेहा कक्कर जो कि है इंडियन सिंगर है, उन्होंने एक पालकिनी फाटक जो कि है पुरानी सिंगर है, मैंने पायल है चल हाँ, गई। तो ये नई सिंगर ये भी नहीं है भैया। हाँ, ये इंडियन आइडियल 1 में आई थी। तो उन्होंने इनका जो कि सॉन्ग को रीमेक किया, तो इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने जो कि उन्हें ट्रोल किया ना इस बात को लेके कि उन्होंने गाना, क्योंकि वहीं की जो कि है आवाम ने उनको ट्रोल, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पुराने गानों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाए। अच्छा, वहाँ पर लोगों का अब इस तरह हो गया है, सेंस बन गया है कि वो ये कहते हैं कि यार पुराने गानों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, आप नया बनाएं, आप नया बनाएं, एटलीस्ट कम से कम आप नया बनाओ, ऐसा बनाएं जो कि बेहतर हो। लेकिन अच्छा, मुझे लगता पायल है बच्चन का ही पुराना गाना भी नहीं है अगर देखे तो। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। हम मतलब मैंने पायल छलकाई कुछ साल पहले की है, लेकिन पूरा वो बेचारी खुद अभी जवान है। पालकनी आई थिंक पालकनी याद देखा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन ये है कि वो माशाल्लाह खुद अभी यंग है, तो उसके गाने पुराने भी नहीं है। पुराना मतलब आप किसी ब्लैक एंड वाइट गाने को अगर उठा के उसको रीमेक बनाए तो कुछ इंजॉयमेंट लगे। उसी गाने को उसी बीट पे उसी म्यूजिक में रीमेक बनाने का कोई फायदा नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। जो कि मैं कहती हूँ कि एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लेकिन गाना अच्छा बना था वैसे। लोग बड़े पसंद भी कर गए उसको। लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने वाकई में तनकीद की, क्योंकि वही लोग उस गाने को सुनते हुए आए हैं। अब जैसे कि आपने अब अगर आपने भी इससे पहले जो गाना गाया था, चेहरा है या चांद, चेहरा है या चांद खिला है, चांद खिला है, चांद खिला है, हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, इसको कोई रीमेक करे तो कुछ समझ में आए, ठीक है, एक गाना एक वक्त का है और इसके वक्त के लोग अब काफ़ी एजिड हो चुके हैं। अब ये यूथ के लिए गाना नई तरीके से बनाया जाए, क्योंकि यूथ इसको पसंद करता है इस गाने को, लेकिन वो गाना जो बीच के दौर से गुजरा है। खैर, इसके अलावा ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, हम क्यों बात करें भैया? हाँ बिल्कुल सही, हम क्यों बात करें? मैं खुद मैं फंस जाती हूँ कभी कभी अपनी बातों में। इसके अब हम म्यूजिक सुने, मैं फंबल हो रही हूँ भैया, म्यूजिक सुने या ब्रेक में जाएं? ब्रेक ले लें सुमित, ठीक है। तो गुरी चारू का जीरकसानी ब्रेक ही पता साड़ी भी पर्चा कि फंबल बैग या पदा मोहतर कमो ट्रेंड कना माँ मैं घुमा बेटा।
वाशद की गुली शहरों का ब्रेकन जी सारी अंशु के मसूम बीते वो गप्पे तो गाना गूंजदार गए थी सोबे सरा म्यूजिक मन राया भी इश्क ना कायम नवाज सुकून मिली अगर अपनी मयार म्यूजिक बाएं तो अगर नमन तो मुझे अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो सुनना चाहते हो रेडियो पे भी वो नहीं आता और हमारी गाड़ी में रेडियो चलता है भैया तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। हाँ वाकई। और कभी कभी घर पहुंचते ही कोई ऐसा गाना लगता है जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि पूरा रास्ता गुजर गया, ये गाना भी क्यों आया। सही। अच्छा आज के दौर में आपको क्या लगता है सपोर्ट लेना या सपोर्ट करना मुश्किल है एक यूथ के लिए या एक टैलेंट के लिए, चाहे वो म्यूजिक हो, आर्टिस्ट हो, एक्टिंग हो, कोई भी टैलेंट हो, आज के दौर में किस तरह से यूथ अपने आप को प्रमोट कर सकती है? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये कि सपोर्ट आपको चाहिए होता है आपके घर का, ठीक है, क्योंकि वही आपकी बैकबोन होती है जी। बहुत से लोग ऐसे भी गुजरे हैं कि बिना घर के सपोर्ट के भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत अचीवमेंट किया, लेकिन क्योंकि यूथ, अब मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, ठीक है, कि वो जो कि हैं चीज़ों को टॉलरेट कर पाएँ, तो आई थिंक कि घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए। फिर बात आ जाती है कि अपने आप को आपका जो टैलेंट है वो आप कहाँ प्रमोट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ ही होता था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम में यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा अप्रोच पे नहीं था, तो मैं भी ये सोचता था कि यार कहीं मुझे चांस मिल जाए, कहीं मुझे कोई गाने के लिए बुला ले, कहीं मुझे कहीं तो मौका मिल जाए कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। स्कूल में गा लिया, कॉलेजेस में गा लिया, कहीं किसी की कुछ प्रोग्राम्स हो गए वहाँ गा लिया। तो फिर एक दिन मैंने सोचा यार तो बेस्ट वे अपने आप को प्रमोट करने का ये है कि इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म कि आप अपने आप को यूट्यूब पे प्रमोट करें, ठीक है, या सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, फेसबुक है, बहुत से लोग, क्योंकि आप अपने आप वीडियो पोस्ट करते हैं तो देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू वॉच इट। बस एक क्लिक कर जाती है ना, एक क्लिक कर जाती है, एक क्लिक पता नहीं कैसे कर जाती है। इट डजंट मैटर, चाहे आप खाना अच्छा बनाते हो, आप गाते अच्छे हो, आप जो भी आपको काम आता है, आपके पास कोई नॉलेज है एक्सपर्ट, जो भी आप, सोशल मीडिया आई थिंक इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने आप को, अपने टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और वही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बहुत जल्दी ऊपर मतलब ऊपर नहीं, परलोक नहीं सुधारना है, ऊपर मतलब परलोक से थोड़ा सा नीचे मतलब थोड़ा सा ऊंचाई आप छू लेंगे। अच्छा एक वक्त था जब मशहूर होना बहुत मुश्किल था, कुछ चंद लोग मशहूर थे और उन्हीं लोगों को लोग पूछते थे पाकिस्तान में भी भाई कि ये हमारे फनकार हैं, फनकार के नाम पे मतलब सिंगर हो, फनकार हो, वो दौर बड़ा अच्छा, वैसे मैं उस दौर को बड़ा अच्छा समझती हूँ जहाँ पे मशहूर होना मुश्किल तो था लेकिन नाम ज़रूर बनता था। फिर बीच का दौर आया जहाँ पे चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो एक और लोगों को आसानी हुई थोड़ी बहुत मशहूर होने के लिए, आप जैसे टैलेंट को या किसी भी चीज़ को, उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए। आज के दौर में हर दूसरा बंदा मशहूर है भैया। मैं तो कहती हूँ 20 साल किसी ने मेहनत की और 20 दिन में किसी ने 20 सेकंड का टिकटॉक बना दिया और भाई वो मिलियंस में चला गया बंदा। अच्छा इस तरह की जब बात आई तो मैं बड़ा डिसहार्ट होता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपनी वीडियोस पे बहुत मेहनत करते हैं, अपने जो भी उनका टैलेंट होता है उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, फिर जाकर के वो अपना एक वीडियो पोस्ट करते हैं। और होता क्या है रियलिटी के अंदर कि कोई 2 सेकंड की, 3 सेकंड की वीडियो बनाता है और वो क्लिक कर जाता है और वो करोड़ों कमा लेता है, और जो बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, टैलेंट कर, उसे कोई नहीं पूछता। अब ये एक बंदा है पिल्ले, अच्छा मेरा गला ऐसा फंदा मुझे लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ कैसे। पिल्ले आपने सुना होगा, आपको पता है ये कौन है? ये हमारे मोहल्ले का बंदा है भैया, मुझे खुद अभी पता चला। ये 1 2 3 पिल्ले, ये छोटा सा बच्चा था जब ये हमारे घर आता था। खैर इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ फैमिली है। तो मैं जब इसकी टिकटॉक देखती, मुझे नहीं पता मेरे मोहल्ले में रहता है, मैं जब टिकटॉक देखती थी मैं हैरान थी, इस बंदे को मैंने कहीं देखा है, मुझे क्यों पसंद आ रहा है ये, मुझे पसंद भी आता था। अच्छा मैं उसको अभी भी पसंद करती हूँ क्योंकि जो भी है बंदे ने शर्म वरम छोड़ के जो है ना अपने रास्ते में निकला है। फिर पता चला ये तो भाई पीछे कोई बंदा रहता था, उसका बेटा है। मैंने कर रही तो ये बचपन में आता था हमारे घर में, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, ये बहुत हंसी भी आई। लेकिन आप देखिए अगर पिल्ले मशहूर है, आजकल बड़े बड़े लोग अपने चैनल पे जो पिल्ले बोल के मशहूर हो रहे हैं, तो वाकई में बात आपकी हुई कि जो रियल टैलेंट है जो टिकटॉक पे भी है, बिल्कुल
बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, जो यूट्यूब पे भी है, ब्लॉग बहुत बेहतरीन व्लॉगर हैं, और उनका काम रोस्टर जो रोस्ट करते हैं, व्लॉगर का काम वो लेके जाते हैं। तो ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है, लेकिन अवामुल नास की तरफ से होती है। आई थिंक थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि अच्छा इसका जो कि है ना, सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है, जो फील होता है, वो उस इंसान को पता चल रहा होता है जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा होता है। अच्छा, जिसने मेहनत नहीं की, अच्छा जो अभी जो है ये हमारे भाई साहब 3-2-1 पिल्ले, ये भी जानते हैं इनको, देखा अच्छा, मुझे नहीं जानते, उसको जानते भैया, आप भी तो गलत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं क्या करूं, जब भी मैं ऊपर ट्रोल कर रहा होता हूं तो वो पिल्ले ऑटोमेटिकली। अब देखिए, मैंने इतने सालों का काम किया, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। हाँ। आपको ये पता कि पिल्ले कौन है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अल्लाह पाक कामयाबी दे। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप एटलीस्ट कम से कम टैलेंट को जो कि है आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि आप दूसरी चीज़ों को प्रमोट करें। अभी रिसेंट टाइम में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, उसमें हमारा कोई पाकिस्तानी एक लड़का था, तो आई थिंक उसने काफ़ी सारे गोल्ड मेडलिस्ट जो के हैं बाहर ममालिक में जाके जीते हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया है, तो बट नोबडी नोज हिम, कोई नहीं उसे जानता। हाँ, ये जो तो अच्छा, ये भी तब सामने आया जब वो सोशल मीडिया पे वो जो लड़की जिसने थोड़ा सा डांस स्टेप किया था वो मशहूर हो गई थी, तो लोगों ने उसकी तस्वीरें, लेकिन ये देखे ना, यहाँ पे भी लोगों की कमी है। आप उस वक्त क्यों देते हो जब कोई और मशहूर होता है? बिल्कुल, हाँ। आप तनकीदी क्यों देते हो? आप उसको, हाँ, आप उसे कंपटीशन कर रहे हैं ना, या तो उस टाइम जब उसने अचीवमेंट हासिल की थी तब आप उसे अप्रिशिएट करते तो बेहतर होता। तो बेहतर लेकिन अब किसी और ने जो कि है किसी भी गाने के ऊपर अपना नाम बना लिया, फिर आप कंपटीशन कर रहे हैं। अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड लोग मुझे नहीं पसंद है। एक तो किसी को खुद प्रमोट करना, खुद हाइप में ले जाना, खुद हाईलाइट करना, ऊपर से उसी को फिर खुद तजलील करना। ये जो डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तान में तकरीबन भरे पड़े ऐसे लोग जिनकी सोच यही है, खुद एक ओहदे पे लाके खुद गिराना। आप अपने टैलेंट को लाओ भैया, किसने मना किया है? बिल्कुल। आप इनको प्रमोट करो, इनकी वीडियो को शेयर करो, इनकी चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके चैनल के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरे घर में लग रहा है फंदा। हाँ। तो मैं लेती हूँ एक ब्रेक। ओके मैम। गुली शाहरुख का कसानी ब्रेक की जीरे पर साड़ी फिर मैं गोड़ बेचा। वशत के गोली शाहरुख का ब्रेकांची सारी अंचुके मां सुमित गुमा अग्ग पुत्रान कंगे तो खासकर सोशल मीडिया तो मर्ची बांदा मशहूर बैग बाज आसानी। अच्छा, अगर टैलेंट की बात करें तो मैं जैसे व्लॉगर्स को मैं रोस्ट वैसे हम रोस्ट खाते हैं, पहले खाते थे, अब करते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि उस चीज़ में बंदे को पता नहीं चलता कि वो दूसरे को गालियाँ भी दे रहा होता है, तजलील भी कर रहा होता है, गलत अल्फाज भी निकाल रहा होता है। लेकिन बात वही आती है कि जो लोग टैलेंट की बिना पर मतलब एक खर्चा करके एक फाइनेंशियली एक बहुत हाई लेवल का एक व्लॉग बनाते हैं, और उसका काम एक छोटी सी जगह पे बैठकर एक अजीब सा बंदा, बेतरबियत अल्फाज निकाल के उसकी जगह वो लेके जाता है। बिल्कुल, ये मतलब मैं आप ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को इस तरह ले लें कि वो जो बंदा है ना, उस सामने वाली की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा, या सम सॉर्ट ऑफ जेलिसी ले लें, या उसका नाम लेके अपने चैनल को जो कि है प्रमोट करना, इस तरह की कोई जो कि है ना खसूसन बातें होती हैं जिसको वो करता है। क्योंकि अक्सर लोग वो रोस्ट उन्हीं बंदों को कर रहे होते हैं जिनका कोई नाम होता है या जिनकी कोई पहचान बन जाती है। अभी जैसे हमारे जो पिल्ले साहब हैं, उनको मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, उनके जो कि हैं रोस्ट कर रहे हैं लोग, उनका मजाक बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो खुश है, इसमें भी खुश है। हाँ, वो खुश है। अच्छा, खुश रहना भी चाहिए। लेट द वर्ल्ड से व्हाटएवर दे वांट टू से, दुनिया को कहने दो जो भी कह रही है वो, बस आप अपनी मस्ती में मस्ती रहो। अच्छा, आज के दौर में अगर आपकी कोई नेगेटिव वीडियो बनी, यानी कि आपको कोई रोज या किसी ने मीम बनाया, तभी आप मशहूर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी ये अजीब सा अलमिया है कि मशहूर होने के लिए भी आपको जो है पहले अपनी तजलील करवानी पड़ती है। मतलब मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जो मशहूर नहीं होती, लेकिन कहीं पे कोई मीम्स बना देता है तो वो चीज़ मशहूर हो जाती है। लेकिन अक्सर लोग कर भी रहे हैं खुद से। अब देखें, बहुत से लोग जो है ना खुद को मशहूर करने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें, एक बार मुझे किसी प्रोमोटर ने ये बोला था, हाँ, कि वो जो सिस्टम संभालते हैं, मैनेजर टाइप के लोग हैं,
तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम पेजेस बनाते हैं कुछ, और ज़्यादातर हम लोग कमेंट जो करते हैं वो खुद अपनी टीम से करवाते हैं और नेगेटिव करवाते हैं, ताकि नेगेटिव कमेंट देखकर लोगों को तजस्सुस हो कि ये क्या चीज़ है और लोग सामने आए और उस चीज़ को फॉलो करें। पता नहीं ये कह सकते हैं कि हम कि नेगेटिविटी को जो है ना ज़्यादा लोग अब फोकस करते हैं इसको, पाकिस्तान में ज़्यादा ये pick कर है, जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, अगर इंडिया के हैं उसमें ये है, लेकिन अगर हम बाहर मुल्कों में जाएं तो मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। मैंने उनके पोस्ट पे उनके कमेंट्स देखे हैं, बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं और उनके वीडियोस बड़े पॉजिटिव मुस्बिताना होते हैं। यहाँ पे तो मनफी वीडियो मनफी तासुरात जाती है सोशल मीडिया से, वहाँ पे तो कोई मतलब कोई अपनी माँ को छेड़ रहा है, कोई अपनी भाई बहन को छेड़ रहा है, कोई ऐसे वीडियो बना रहा है, कोई उस तरीके से। अच्छा, रोस्ट भी करते हैं तो एक तरीका होता है। हाँ। और ज़्यादातर मैंने उनको जो एप्रिसिएशन की वीडियो बनाते देखा है मैंने, पाकिस्तानी गानों को लेकर फिर उसकी म्यूज़िक की तारीफ़ करना, ऐसे चीज़ें भी देखी हैं। तो ये खासकर ये भी वैसे ट्रेंड चल रहा है आजकल। हाँ बिल्कुल है। ज़्यादातर आप देखेंगे रोस्टर्स जो है ना आपको मिलेंगे पाकिस्तानी और इंडियन ही ज़्यादातर। मैंने क्योंकि जो बाहर ममालिक के ज़्यादातर जो रोस्टर्स हैं मैंने इतने ज़्यादा देखे नहीं हैं। हाँ, और होंगे भी नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन यहाँ पर बहुत हैं। देखिए वहाँ पे जो है लीगलाइज चीज़ों को समझा जाता है। हाँ, अच्छा, हाँ, अगर लीगलाइज भी होता आपने है। मेरे और कैरेक्टर एसेसिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, तनकीदी तौर पे अगर आपने मेरे कैरेक्टर को लिया तो मैं आप पे लीगल नोटिस भेज सकती हूँ। ये बेचारे पाकिस्तानियों को छोटी सी बातें नहीं पता कि कोई हमारा नाम लेके हमें गाली नहीं दे सकता कानूनी तौर पे, इसके लिए लॉ है। और आज भी मैं आप सबको कहती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपकी चैनल को या आपकी काम को या आपकी किसी चीज़ को रोस्ट, जो कि लफ्ज़ है रोस्ट, वो किया जाता है और आपको तजलील की जाती है, आप लीगल एक्शन ले सकते हो, आप कानूनी तौर पे एक्शन ले सकते हो, फ़ाइन रख सकते हो। रखो फ़ाइन भाई, जितना फ़ाइन रखना है। मैं अगर होती तो मैं तो रखती, खैर ये, लेकिन हमारे लिए कानून का यहाँ होगा ये कि जो फ़ाइन करवाने जाएगा ना उसे ही फ़ाइन पे करना पड़ जाएगा। वो क्या रोस्टर्स के ऊपर फाइन करेगा? हाँ, इसलिए हम लोग डर के इसलिए कोई नहीं जाता वहाँ पर, कोई नहीं जाता, वहाँ रुक कोई करता ही नहीं। वो कहते अच्छा अभी सुमित हमें क्या, वैसे पुराने गाने तो हो गए और मैं बड़ी फ़ैन हूँ पुराने गानों की, लेकिन नया क्या सुनाएंगे? नया मैं सुनाऊंगा आपको जुबीर नौटियाल सर का एक सॉन्ग गाते हैं। रिसेंट टाइम में उनका सॉन्ग लॉन्च हुआ था, मुझे बड़ा पसंद है, तो वो सॉन्ग गाते हैं। ठीक है मैम? दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा इश्क तो है वही जो हो बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं मैं हमेशा से तेरा ही रहा, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चाँद बन जाऊँ तेरी गली का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, न ठहरेगा कोई आँखों में मेरी, हो ना सकूँगा मैं और किसी का, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बहुत प्यारा गाना था। इट्स पाकिस्तानी सॉन्ग। हाँ, ये पाकिस्तानी सॉन्ग है लेकिन बहुत प्यारा गाना था। अच्छा, आतिफ असलम को वैसे मानते हैं पाकिस्तान में या इंडिया में सब जगह वो मशहूर हैं, तो बहुत से लोग मैंने देखे उसी गाने कॉपी करे होते हैं, उसी गाने गा रहे होते हैं। आपको क्यों ज़्यादातर आतिफ असलम से ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी के आप मुद्दा हैं या फ़ैन हैं? आतिफ असलम जो है मैं उनको बहुत चाहता हूँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं, लेकिन एक होता है ना कि किसी बंदे का एक आइडल होता है कि यार मुझे बस ये जो है दिल को छू जाता है, इसको सुनने के बाद आई थिंक यार ही इज़ द लास्ट वन, ही इज़ द गाय।
तो वो वाली बस फील आ जाती है मोहम्मद रफ़ी साहब को सुन के, सोनू निगम साहब को। अदरवाइज आर्टिस्ट जितने भी हैं, बीइंग आर्टिस्ट मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ। सब जो के हैं बहुत अच्छा गाते हैं अपने अपनी जगह पर, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और कला जो है उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसान चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर वो एक आर्टिस्ट है, अगर वो कलाकार है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम। और मैं सबके रिस्पेक्ट करता हूँ। आतिफ असलम एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, अली ज़फ़र हमारे यहाँ के बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा उन्होंने नाम बनाया, इंडिया में जाके उन्होंने मूवीज़ में भी काम किया। आतिफ सर जो के हैं बहुत उन्होंने नाम बनाया, उन्होंने भी वहाँ पे जाके बहुत काम किया है। ही मेड हिज नेम। सज्जाद अली सर तो ही इज़ अ लेजेंड यार, आई थिंक। उन्होंने तो अभी अच्छा, उनकी भी एक खासियत ये है कि वो अपने ही गानों पे वो ज़्यादातर अपने ही गाने शेयर करते हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उनका भी फेसबुक के ऊपर अक्सर पोस्ट आता रहता है, वो अपने ही गानों को जो के है गा रहे होते हैं दोबारा सब। अभी उनका एक गाना है लगाया दिल बहुत पर दिल, ये गज़ल है बेसिकली, तो उन्होंने गाया था, बड़ा प्यारा लगा था। सज्जाद अली सर तो बहुत बहुत आउट क्लास सिंगर है, मेरे फेवरेट है। फ्यूजन वो सावन भी तो फ्यूजन का ही था, तो वो भी मुझे पसंद है। तो पाकिस्तान में बहुत ऐसे सिंगर हैं जो बामयार हैं, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लेकिन सज्जाद सर जो थे, सॉरी, सज्जाद अली सर जो हैं, उनको तो यहाँ तक कि लता मंगेशकर जी तो वहाँ थी, उन्होंने बुला के जो कि है अवार्ड दिया था और अप्रिशिएट किया था कि आप एक बहुत अच्छे और बहुत सच्चे सिंगर हैं। तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन वही बात होती है कि हम अपने घर की मुर्गी दाल बराबर अपने लोगों को हम कम समझते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आजकल के दौर में जो सिंगर हैं, जो ये ट्रेंड चल रहा है अच्छा, पाकिस्तान में फिर भी रीमेक सिस्टम नहीं है, ये वहाँ पे है, बॉलीवुड में है, ये हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अगर मैं स्टेज पे भी देखूँ, अगर मैं नए सिंगरों को भी देखूँ, तो क्या वो उस मयार पे उतरेंगे जो पुराने गुजरे हैं या अभी भी हैं? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी जो पुराने सिंगर्स हैं, आप उनकी बात कर रही हैं कि जैसे सज्जाद अली हो गए, जैसे वो तो जाहिर बात है वो पुराने दौर के सिंगर हैं, वो अब तक माशाल्लाह से वो यंग है। लेकिन एक दौर था जब उन्हीं की बात होती थी, फ्यूजन की, और एक और आया था स्ट्रिंग, उनकी बात होती थी। तो वो जो सिंगर हैं, उनके मुकाबले में आज के जो सिंगर हैं, उनका क्या मयार है? आई थिंक कि उनके टाइम में उनका बहुत नाम था, और अभी के टाइम में अभी वाले जो सिंगर्स हैं उनका बहुत नाम है। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि रिसेंट टाइम में कोई बहुत अच्छा गाने वाला सिंगर हो, बहुत अच्छा गाता है नो डाउट, और वो सज्जाद अली सर स्टेज पे जाते हैं, सज्जाद अली साहब का गाना गाते हैं, तो सज्जाद अली साहब को वो कंप्लीट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उनसे बेहतर या उनसे अच्छा गा सकते हैं, नहीं, सज्जाद अली सर ने जो गा दिया, जो उनकी बात है वो वही अलग है भाई, उनकी आवाज़ में एक अजीब सी आप अच्छा गा सकते हो अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा गा अपनी पहचान में आप अच्छा गा सकते हो, लेकिन आप उनकी जगह नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे वो सज्जाद अली सर हो, चाहे लता मंगेशकर जी हो, आतिफ असलम सर। लेकिन ये हो गया उस दौर की बात ना, इस दौर में कोई इतना ख़ास जगह क्यों नहीं बना सक रहा? मैंने देखा है इस दौर में टैलेंट को चढ़ते हुए जल्दी और उतरते हुए भी बहुत फास्ट देखा है, उसकी जगह नहीं, चाहे वो आर्ट की फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो कोई भी शोबा हो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में कहीं भी। तो मैंने टैलेंट को उभरते हुए भी जल्दी देखा है, बहुत जल्दी, और गिरते हुए बहुत जल्दी देखा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी अपने गानों में वो मयार, वो गहराई नहीं ला पा रहा जो पुराने गानों में होती थी, और आज तक वो सदाबहार कहलाते हैं? आई थिंक कि जो मेजर पॉइंट जहाँ पर गलती रह जाती है ना, वो स्टार्टिंग में जिस तरह हमारा शो स्टार्ट होता, आपने कहा था कि शायरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शायरी की वजह से आई थिंक कि गाने जो है ना आज के टाइम में चल नहीं पाते हैं, या फिर आई थिंक लोगों का एक मेंटली जो है ना अपना एक वो बन चुका है दिमाग कि यार बस ठीक है, ये गाना इस टाइम तक अच्छा था, अब कुछ नया आ गया, इससे बेहतर आ गया तो हम उसको सुनेंगे, पुराने गानों को हम छोड़ देंगे। तो इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ना नई चीज़ आती है, वो पुरानी चीज़ को बीट करके आगे निकल जाती है। इस तरह ही हो रहा है। अभी अरिजीत सिंह की अगर हम बात करते हैं, तो अरिजीत सिंह ने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे गाने गा लिए हैं, आउटस्टैंडिंग गाने गाए हैं, बहुत अच्छे गाने गाए हैं, सुपर हिट गाने गाए हैं, यहाँ तक कि उसे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन क्या होता है कि वो अपने ही गानों को कंपटीशन दे देता है, एक गाना वो गाता है, सुपर हिट होता है, अगली फिल्म में दोबारा वो कोई गाना गाता है, लोग पिछला गाना भूल जाते हैं, उसके नए गाने को जो कि वो पिक कर लेते हैं, मतलब वो अपने भी उन्होंने अपने ही गानों को प्रमोट किया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे सुमित, कि इस दौर में भाई आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भरा पड़ा है, दुनिया भरी पड़ी है, सोशल मीडिया पे जितने भी सारे आप खुद को खुद सपोर्ट कर सकते हैं, अपने सेलिब्रिटी आप बन सकते हैं, जैसे कि हमने देखा। लेकिन उस सूरत में हमने एक नेगेटिविटी भी देखी कि भाई ऐसे लोग आगे जा रहे हैं
जिनके अंदर टैलेंट नहीं है, बस अजीबो गरीब आवाज़ निकाल के, अजीबो गरीब बात करके, अजीबो गरीब हरकत करके, जो कॉमेडी भी नहीं कहलाती, वो लोग देख रहे होते हैं। उसमें आप जैसे टैलेंटेड लोगों को, आपके मतलब आप जैसे लोग, यानी कि आपकी बात कर रही हूँ, आप जैसों की बात कर रही हूँ, जो बैठे हुए हैं और जो इंतज़ार में है कि कभी उनको एक पीक मिल जाए, कभी वो हाईलाइट हो जाए, तो आपको कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं आपके मतलब रास्ते में या आगे जाने में? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता बहुत है। डिसहार्ट होते हैं हम इस बात को लेके, क्योंकि मैं अगर अपनी ही बात नहीं करूं और लोगों की भी बात करूं तो वो बहुत मेहनत करते हैं अपनी वीडियोस, एक वीडियो बनाने में। आप लोग तो सिर्फ यूट्यूब पे आपका वो वीडियो देख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो होती है ना, वो उस इंसान को ही पता होती है जो उस वीडियो में काम कर रहा होता बिल्कुल, है, जिसने उस अपनी मेहनत लगाई होती है। फिर आप उस वीडियो को पोस्ट करते हैं और वीडियो को पोस्ट करने के बाद आपको पता चलता है यार उस पर ना कोई व्यूज़ आ रहे हैं, ना कोई सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, आप बड़े डिसहार्ट होते हो। लेकिन एक लाइफ का एक वो होता है ना कि आप चीज़ों को एज अ चैलेंज लो, आप चैलेंज लेके फिर अपनी नई वीडियो पोस्ट करते हैं और करते रहते हैं। कभी ना कभी ऊपर वाला जो कि है आपको जो कि है वो पिक दे ही देता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ आप देखते हैं कि एक ऐसा इंसान है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और लोगों को ऐसी चीज़ें बड़ी पसंद भी आती हैं, बड़ी पसंद और आती वो है। इतना अप्रिशिएट कर रहे हो तो उस चीज़ को जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, और उसको बस उसने एक वीडियो डाली, उसमें पता भी नहीं होता कि मैं यार कभी, उसने सोचा भी नहीं होता कि मैं कभी जो कि है आगे जाके एक बड़ा स्टार बन जाऊंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, नहीं, बस उसने सिर्फ वीडियो पोस्ट करनी है, उसको पिक मिल जाना, लोगों ने उसको अच्छा, ये भी होता है कि शुरू में बड़ी तजलील भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन आगे जाके उन्हीं बाद में जाके उन्हें आदत हो जाती है, बाद में आदत हो जाती है। और मैं हैरान हूँ कि ये अजीब सा दौर आ गया है, और ये खैर अच्छा दौर तो है, लेकिन फनकारों के लिए बड़ा अजीब दौर है, क्योंकि फ़न की कदर बहुत मुश्किल से लोग करते हैं, बल्कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे फ़नकारों की एक तो कमी तो है। बिल्कुल। अगर हम शोबिज़ में भी देख लें, आपकी सिंगिंग फील्ड में देख लें, कौन सा सिंगर है जो अब तक इतना प्रमोट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी जगह वो लेते हैं जो एक तरफ से नेगेटिविटी फैलाते या अजीब सी बातें करते थे। अच्छा, व्लॉग में भी मैंने ये चीज़ देखी है, जो लोग बाकायदा एक मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाते हैं, वो घूमने जाते हैं या उस तारीख़ी बात करते हैं, उनसे ज़्यादा बीट कर जाती है किनकी व्लॉग? जो घर में बैठी औरतें आपस में लड़ रही होती हैं, वो कहती मेरी बहन ने मुझे ऐसा कहा, उस अच्छा उनकी व्लॉग, भाई उनकी व्लॉगें चढ़ रही हैं। मुझे इतना अजीब लग रहा है। अच्छा, ये मैं उनके लिए, विलेजेस लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, ये बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन बात वही आती है कि टैलेंट इसमें मारा जा रहा है, बिल्कुल। और लोग जो के हैं, पता नहीं, मुझे समझ में ये नहीं आता कि इस तरह की चीज़ों को क्यों प्रमोट कर रहे होते हैं, और बड़े धनाधन शेयर, शायद मज़ा आता है लोगों को आम चीज़ें देखने के लिए, ऐसा ही कुछ है। और सामने जो लोग होते हैं वो भी मज़े दिलाने के लिए ना इस तरह की सारी हरकतें कर रहे होते हैं, जो उनसे बन पाता है, मतलब कुछ भी करेंगे वो, चाहे वो लड़कियों वाले ड्रेसेस पहन लेंगे, लड़कियों वाली हरकतें कर लेंगे, और बस अपना नाम बनाना है। आई डोंट नो, पता नहीं लोग इस तरह क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं। अच्छा, मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो सिंगर भी हैं, लेकिन वो लोगों की माइंड से चल के, उन्हीं के माइंड से चल के अपने गानों को प्रमोट कर देते हैं। जैसे कि अगर लोगों को नेगेटिविटी बेसिकली पसंद है, वो थोड़ा सा किसी और के बारे में नेगेटिव बोल के फिर अपना गाना मतलब उनका जो माइंडसेट है लोगों का, उनके मुताबिक चलना और उनके मुताबिक वीडियो बनाना, ये काफ़ी लोग करते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, जो भी हो। तो ये भी एक तरीका होता है वैसे माइंड से खेल जाने का। हाँ बिल्कुल है। अब तो फिर जाहिर सी बात है, वो बंदा क्या करेगा, उसको अपने आप को तो ऊपर लेके आना ही है ना, तो वो फिर ये करता है कि नेगेटिविटी की तरफ ही चला जाता है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने 10 साल मेहनत कर लिया, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा एट द एंड? फिर मैंने भी कुछ ना कुछ ऐसी ही हरकत करनी है कि जिससे चलो मेरा नाम बन जाए। वाकई में। तो क्या अच्छा सुमित, क्योंकि नाम जो है ना अभी के टाइम में एक भूख है, हम सब भूखे हैं कि यार हमारा बस नाम बन जाए, चाहे हम कुछ भी हरकत करें। अब एक बंदा टैलेंटेड, उसमें टैलेंट है, लेकिन उसके टैलेंट को जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई पॉजिटिवली कोई ले ही नहीं रहा, तो फिर उसने क्या करना? उसने एक नेगेटिविटी का तड़का जरूर देना है ताकि वो टैलेंट आगे जाए। अच्छा सुमित, मैं अब फंक्शंस की बात कर रही थी, जैसे कि आपने कहा कि आप पहले फंक्शंस करते थे, लेकिन अभी मसरूफियात इतने ज़्यादा हैं कि आप जो है वो नहीं टाइम दे पा रहे, तो क्या रिस्पांस मिलता था लोगों से? मतलब लाइव गाना, वैसे तो माशाल्लाह से आपकी आवाज़ लाइव में बेहतरीन है, लेकिन बीट पे, म्यूज़िक पे लाइव गाना और लोगों के रिस्पांस से क्या महसूस होता था? बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अच्छा। असल में हुआ ये था कि मैं जब स्कूल टाइम में था तो मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह होते थे, अकील, मैनुअल वगैरह सब। तो उस टाइम पे हमने सोचा था कि यार चलो स्कूल पास करने के बाद जो है ना, हमने ये करना है कि हम
एक ग्रुप बना लेंगे, उसमें मैं गा लूँगा, एक ने ड्रम बजा लेना है, एक ने गिटार बजा लेना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो बस उसमें लग गए। एक आध के थोड़े से रेफरेंस होते थे तो ये होता था कि हमें जो है ना चांस मिल जाया करता था कि कहीं पर भी चलो कॉन्सर्ट हो रहा है, बीच शूट चले जाएं, यहाँ चले जाएं, कितने बैरगाम चले एक्साइटेड जाएं। होते थे। अब बहुत एक्साइटेड होते थे और यकीन माने हम पूरे दिन उसमें ना एक रात पहले से ही सो भी नहीं पाते थे कि यार सुबह गाना है, क्या होगा, ये है वो है, एक अलग सी एक वाइब आ रही होती थी ना, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा होता था। अच्छा, और पसीने भी छूट रहे होते थे, जाहिर सी बात है, क्योंकि खौफ चैलेंजिंग होता था। खैर बहरहाल फिर गाते थे लोग, जब इतना कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जब लोग अप्रिशिएट करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छी फील आती थी। एक दफ़ा की बात है कि मेरे सेंट पॉल इंग्लिश स्कूल से पढ़ा, तो वहाँ पर उन्होंने एक फंक्शन रखा था। आई थिंक आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, 8th क्लास में मैं था। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस था जब मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया था। तो उस टाइम पर ये हुआ था कि वो गाना आया था नया नया, जल्द बैंड का, वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। तो वो मैंने गाया था। यकीन माने आप, जब मैं गा रहा था तो मेरा ये हाथ जो था ना माइक में पकड़े में, मेरा हाथ शेक कर रहा था इतनी पब्लिक के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, सबके पेरेंट्स आए हुए थे सब। लेकिन बस ऊपर वाले ने जो कि है लाज रखी और ये हुआ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पर। फिर गाने के बाद मैं क्या किया कि टेंट से ना जहाँ से एंट्री होती है वहीं एग्जिट पे जाके खड़ा हो गया। तो जितने भी लोग बाहर निकल रहे थे वो हाथ मिलाते हुए जा रहे थे कि यार आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। अच्छा उस टाइम आपको ये महसूस होता है कि आपकी पूरी जिंदगी सफल हो गई, बिल्कुल। मतलब एक मकसद का एक रोशनी तो नजर आती है। जो है ना कि आप समझ लें कि आप एक अंधेरे में आपको रोशनी मिल गई, फिर मुझे पता चल गया यार बस यही करना है, यही मकसद है। वो भी एक, मैं कहती हूँ ना, हर कुदरत जो है टैलेंट जानता है और वो जो है हमारे टैलेंट को उभारती रहती है और हम पीछे, काफ़ी लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इसी रास्ते पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, मोहम्मद यासिर, उर्दू मोहम्मद यासिर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। यासिर की आवाज़ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी, मैं अपनी टीम से ज़रा दस्तबंदी करती हूँ, आवाज़ तेज़ करें। जी यासिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शो रोज़ देखते हैं हम। अच्छा और जी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। और अभी मैंने एक सॉन्ग डेडिकेट करवाना था, अगर ये कर सके मेरी मंगेतर को तो। अच्छा जी। जी मैम। जी, कौन सा सॉन्ग? कोई भी सॉन्ग अच्छा सा कोई डेडिकेट कर दें। चले, आपकी मंगेतर के लिए जो हमारा अगला सॉन्ग होगा वो आतिफ यासिर की मंगेतर के लिए हमारा अगला सॉन्ग होगा। यासिर जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मंगनी, अल्लाह पाक आपकी शादी भी जल्दी करवाए, आपको लॉन्ग, वो कहते हैं ना, बहुत लंबी, आप दोनों का बहुत लंबा सफ़र हो ज़िंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। तो अगला गाना, बिल्कुल, अगला गाना जो कि है यासिर की जो फियांसे है उन्हें डेडिकेट करते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा मुझे जो कि है लगा सुन के, क्योंकि जब मेरी मंगनी हुई थी तो मैंने भी अपनी फियांसे पे गाना डेडिकेट किया था। अच्छा। तो वैसे कितना अच्छा लगता है। मिल तो पाते नहीं थे, तो ये था कि एक तस्वीर होती थी तो फ़ोटो मोबाइल में देख लिया करते थे, तो मैंने भी उसे ये गाना डेडिकेट किया था। तो वही गाना जो कि है मैं सुना देता हूँ। हाँ, मैंने पोस्ट किया था। क्या बात है। तो चलें ये गाना। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब ना जाने वो बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी तकदीर है तो मचल के सामने आ मेरी महबूबा। मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा, मेरी महबूबा। भला कौन है वो हमें भी बताओ, ये तस्वीर उसकी हमें भी दिखाओ। ये किस्से सभी को सुनाते नहीं हैं,
मगर दोस्तों से छुपाते नहीं हैं, छुपाते नहीं हैं। तेरे दर्द दिल की दवा हम बनेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, ना कुछ कर सके तो दुआ हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। तड़प के आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो, तेरी महबूबा, ओ तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा, तेरी महबूबा। जनाब आपने दिल खुश कर दिया, सिर्फ यासिर का नहीं बल्कि यासिर जैसे बहुत से लोगों का जो अपनी मंगेतर को या अपनी बीवी को डेडिकेट करना चाहते हैं। ये सबके लिए है, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए एक तरफ से गिफ्ट है। हाँ। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक ही पता साड़ी भी मैं वो बेता हूँ। शत के गोली शाहरुख का ब्रेक एंड ब्रेक सारी चुके माँ सुमित तेंगमा का पुत्रान कन गए थे। अच्छा सुमित, आपका माशाल्लाह से अपना चैनल भी है, आप उस चैनल में क्या मतलब ऐसे ही बैठ के गिटार बजा के गाने गा रहे होते हो? मैं मेरे चैनल में बेसिकली इम्प्रेस कर रहा होता हूँ लड़कियों को। बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ ऐसे ही है। हाँ। मेरे यूट्यूब पे जो चैनल है उसका नाम है सुमित चांगरा ऑफिशियल। और होता ये है कि मैं संडे को हम निकल जाते हैं मेरी टीम के साथ। तो अच्छा, आउटडोर पे जाते हो आप? आउटडोर पे जाते हैं ऑफ कोर्स। तो होता ये कि कहीं पार्क में कहीं कोई जो कि है, अगर कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी होती है तो उसके पास में जाके बस बैठ के गाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो उसको थोड़ा सा तंग भी करते हैं, ऐसे नहीं कि जाते ही बस गाना शुरू कर। अच्छा, लड़कियां अगर हम कहें तो आपने कहा कि आउटडोर पे जाके आप एक वीडियोस बनाते हैं और जाहिर बात है आप लाइव गाते हैं, तो लड़कियां या लड़के या कितने सपोर्टिव लोग होते हैं जो वहाँ पे इर्द गिर्द? अरे बहुत, फैमिलीज भी होती है पार्क में, अगर अक्सर हमने देखा फैमिलीज भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ होते तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन जब आप गिटार लेके जाते हो ना कहीं पर भी तो लोग इसको देख के तो पहले ही जो के हैं ना फ्लैट हो जाते हैं कि यार बंदे के पास गिटार ये है। अच्छा, मैंने देखा है कि इज्जत करते हैं, चाहे आपके पास गिटार हो, कैमरा हो, आर्टिस्ट का कोई भी आपके पास कोई चीज़ हो तो वो इज्जत जरूर, रिस्पेक्ट जरूर करते हैं और बैठ के सुन रहे भी होते हैं। बिल्कुल हाँ, लेकिन लड़कियों की जो ना रिस्पेक्ट के पीछे थोड़ा सा लालच होता है। उनको ये होता है कि बस आप अपनी हमें गिटार दे दें ताकि हम कोई फोटो खिंचवा लें, वीडियो हाँ कोई वीडियो बना ले यार, हमारा टिकटॉक बन जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पे आपको क्या मतलब वो भी होता है कि मतलब वो अपनी ख्वाहिशें भी जाहिर करते हैं कि ये गाना गाओ वो गाना गाओ, वैसे एक महफिल जमी होती है मेरे ख्याल से। पहले तो ये है कि मैं अपने जो कि चैनल के उनसे वीडियो बना लेता हूँ कि उनको जाके तंग करता हूँ, उनके रिएक्शन लेता हूँ और फिर उनको गाना वाना सुना के जो कि है ना थोड़ा सा वो कूल डाउन करवा देता हूँ। तो उसके बाद में हाँ, जब मेरा वीडियो शूट हो जाता है उनको बता देता हूँ कि कैमरा लगा था, हम तो प्रैंक कर रहे थे आपके साथ। तो उसके बाद में फिर वो मुझे कह देती है यार बेसिकली प्रैंक भी करते हैं भैया। हाँ, तो क्या करें आप। आजकल प्रैंक वैसे ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है कि हाँ, लेकिन मैं प्रैंक करता हूँ गिटार के साथ, ऐसे गिटार के साथ, ऐसे नहीं चलते फिरते लोगों को तंग नहीं करता हूँ। अच्छा, आपको लोग कितना तंग करते हैं? जैसे कि आपने महफिल जमा ली, भाई सब बैठे हुए हैं, आप गाना गा रहे हैं, लेकिन अब हर किसी की अपनी ख्वाहिश है, वो कहता है मेरा गाना, वो कहता है मेरा गाना, तो ऐसे भी कोई तंग होते हैं आप? मैं तंग तो वैसे बहुत होता हूँ, सच बताऊँ ना, क्योंकि होता ये कि मैं बैठ गया, कैमरा लग गया, तो होता ये कि लोग आ रहे अब सामने से गुजर रहे हैं, हाँ, तो बच्चा आके खड़ा हो गया, वो देख रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं, उनको बताना, फिर वो टीम होती थोड़ी यार साइड पर हट जाओ, ये शूट चल रहा है, ऐसा है वैसा है। अच्छा, जहाँ लोगों को पता चलता है ना कि शूट चल रहा है, वहाँ तो बस भीड़ लग जाती है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है और ये किस चैनल से आए, क्या सोशल एक्सपेरिमेंट जो है वो जैसे कि इनको बहुत पसंद है, मैं उन्हीं का नाम लेती हूँ, सोनू निगम जी ने भी किया था कि एक टैलेंट को लोग कितना सराहते हैं। हाँ। अब हम कितना भी टैलेंट को माने या ना माने, लेकिन रास्ते में भी अगर कोई हमें फनकार, हकीकी फनकार नजर आया तो हम जरूर उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे कि उन्होंने जो है अपना गेटअप चेंज किया हुआ था, हारमोनियम लेके, हाँ, बेगर बने थे, भिखारी बने थे और बैठे थे हारमोनियम लेके। मैंने वो वीडियो देखी थी, लोग जा रहे थे लेकिन वो जो आवाज़ थी, वो जो सुर, वो जो लय था, वो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने पे वो मतलब मशगूल कर रहे थे लोगों को।
और आहिस्ता 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 लोग जमा होते गए, वीडियो बनाते गए। इसी तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में एक लड़की ने किया था जो बेगर बनी थी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की थी, जो बेगर बनी थी। और उन्होंने ऐसे, जैसे पूरी टीम थी आपकी तरह, वो टीम का हिस्सा था, उसके पास गिटार था, तो वो जो है भिखारियन जो है आके कहती है कि मुझे गिटार दें, मुझे गिटार दें। और जब वो बजाने लगती तो लोग वीडियो बनाने लगते, उनको वाकई में लगता है कि ये वाकई में कोई मतलब मांगने वाली औरत है और इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है। तो फनकार हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जा करने में बहुत, मतलब एक फनकार होता है, एक नहीं होता है। फन होता है या तो नहीं होता है, लेकिन जो फनकार होता है उसको किसी भी स्टेज की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो लोगों के दरमियान में भी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फ़न से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इट डजेंट मैटर कि आप कौन हैं, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, या आप बैगर हैं, आप जो भी हैं, अगर आप में कला है, आप में टैलेंट है, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। हाँ। वो फिर सब चीज़ें भूल जाते हैं। अभी यही बात है ना, जैसे सोनू निगम सर ने ये किया था या उस लड़की ने ये किया था, वो बैगर थी। अगर वो एक आम इंसान की तरह जाते और पड़े रहते कहीं पर भी, तो कोई नहीं पूछता। लेकिन क्या उन्होंने अपने टैलेंट से लोगों को मतलब बेसिकली, बिल्कुल बेसिकली उनका मकसद ये था कि फ़न के लिए ना किसी पहनावे की ज़रूरत है, मतलब ना कोई अब अपने आप को अप टू डेट करने की ज़रूरत है, ना कोई फ़न होता है और फ़नकार होता है। उसको उसके अंदर कैदियत नहीं है किसी भी बनावट की, यानी कि फ़न को बनावट की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट था जो मुझे बहुत पसंद आया। अब हम जाएंगे इनका एक्सपीरियंस चेक करेंगे। कौन सा गाना सुनाएंगे आप हमें? पाकिस्तानी और भैया? हाँ ऑफ कोर्स, अब पाकिस्तानी सुनाएंगे और सज्जाद अली सर का सुनाएंगे। और सज्जाद अली मुझे बहुत पसंद है। कोशिश करेंगे, गा बिल्कुल नहीं सकते उनकी तरह, बिल्कुल नहीं गा सकते, सोच भी नहीं सकते, लेकिन बस ट्राई करेंगे। अल्फाज बहुत प्यारे होते हैं, वो गज़ल है बहुत ही प्यारा। खैर जी सुनाइए। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म चुपचाप सही मसलेहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलेहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ओ मजबूर सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। हर जुल्म ओ हर जुल्म, हर जुल्म भूला तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझसा तो नहीं हूँ। क्या बात है। मतलब देखिए ये शायरी, ये होती है शायरी कि आपके दिल की तार छे। मतलब मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हर बंदा ऐसे शायरी सुन के उसको अपना ही तसव्वुर, वो अपना ही तसव्वुर करता है, और तसव्वुर वो उस शख्स को करता है जिस शख्स ने उसको धोखा दिया है। और हर किसी की जिंदगी में धोखेबाज जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो बहुत ज्यादा है। वैसे ये होता है, एक आर्टिस्ट जब तक धोखा नहीं खाता तब तक आर्टिस्ट नहीं बनता। क्या बात है। कहते हैं आर्टिस्ट को उदास होना बहुत जरूरी है। आप भी उदास, दर्द बहुत जरूरी है, दर्द होना चाहिए जिंदगी में। अच्छा, हर मौसीकी में मौसीकार का अपना एक मतलब उसका अपनी एक ख्वाहिश होती है, अपना मिजाज होता है, बेसिकली मिजाज होता है।
कुछ का मिजाज बड़ा फ़नी होता है, जैसे कि अगर वहाँ की बात करें, यहाँ की भी बात करें, बहुत से लोग फ़नी गाने पे बहुत, जैसे कि कौन है वो, असा के जाना बिलो दिगर, अच्छा नाम ऐसे एन मौके में मैं भूल जाती हूँ, किने जाना है पिलो दे घर, हाँ, टिकट कटाओ लैंड बनाओ ना। तो बहुत से लोगों को फ़नी, वो जो मतलब वो फ़नकार जो मिजाजी तौर पे बड़े फ़नी होते हैं, तो वो बड़े फ़नी लिरिक्स लिखते हैं। बहुत से रोमानियत में लिरिक्स लिखते हैं, और बहुत मैंने देखा है कि सैड, बहुत उदास होते हैं, तो उनके लिरिक्स भी बड़े उदास होते हैं शायरों के। तो बेसिकली आपकी जो मिजाज है, आपका मिजाज है, तो आपके मिजाज के मुताबिक कौन से फीलिंग इसमें, कौन से एहसासात इसमें फिट आते हैं आपके मिजाज के मुताबिक? मेरे मिजाज के साथ आई थिंक रोमांटिक, रोमानियत पे ज़्यादा आप गाने पसंद करते हो? क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा फील होती है, और रोमांटिक गाने गाने से आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी आ जाती हैं, अपना पास्ट याद आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो रोमांस, खैर ऐसा आई थिंक डिपेंड करता है इंसान कोई भी हो सिचुएशन पे, और जो बना रहे हैं गाने को उसकी वर्सेटैलिटी के ऊपर कि वो कितना वर्सेटाइल है। आप गाना कोई भी बना रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई दुखी गाना बना रहे हो, कोई सैड गाना बना रहे हो, तो उसमें वो पेन लाओ, वो इमोशंस होने चाहिए। अगर आप कोई मजाकिया गाना लेके आ रहे हो तो उसमें वो फिर वो फन होना चाहिए, ठीक है। अब सज्जाद अली सर की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने जिस तरह ये गज़ल गाई, हर जुल्म तेरा याद, इसमें वो पेन उन्होंने वो दिखाया, बहुत सख्त। और यही वो सिंगर है जो कि गा देते हैं कि जिनका पुराना सॉन्ग था, एक बहुत सुपर हिट हुआ था, मुझे सॉन्ग वो याद नहीं आ रहा, सज्जाद अली का, सज्जाद अली सर का, कौन सा? बेबी बेबी, हाँ बेबी ओ बेबी। तो अच्छा, मेरे माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह भाई, मैं कह रही हूँ, मेरे भाई जो है वो सारे इनके फैन थे। तो पहले हम लोगों के घर में भी है कि किसी के कहने पे ना आना, किसी के कहने में ना आ, मैं जो हूँ तेरा दीवाना। तो अच्छा, वो बहुत आउटस्टैंडिंग उस दौर की मेलोडी थी, बहुत आउटस्टैंडिंग, उसको लोग आज भी जो कि है ना बड़ा कॉपी करते हैं, बहुत चलाते हैं। तो ये आई थिंक कि सिंगर कोई भी हो, आप में वर्सेटैलिटी होनी चाहिए, आप में वो बात होनी चाहिए कि आप किसी भी मूड को जो है ना बना सको, बिल्कुल, चाहे फिर वो गज़ल हो, चाहे फिर वो कवाली हो। एक तो चीज़ होती है गॉड गिफ्टेड होती है आपके अंदर, कि आपके अंदर जो मतलब बेसिकली आप कंपोजिंग की बात कर रहे हैं कि कंपोजिंग में आप जो है, कंपोजिशन में आप उन अल्फाजों को सही से, अगर आप किसी एक स्टैंडर्ड को पकड़ते हैं तो फिर उसमें डूब जाओ। अभी मैं अगर बात करूं मैडम आबदा परवीन की, तो वो उस जो कि है अपनी गायकी में उतर चुकी हैं वो। अच्छा, वो गज़ल, वो कलामों में मतलब शी जस्ट फिनिश द सेट, वो तो आप उतर चुकी हैं उसके अंदर। उन जैसा मैं नहीं समझता कि कोई गा सकता है, वाकई में वो तो उन्होंने अपनी लाइफ उस चीज़ को दे दी है। हाँ जी, और उनके गाने तो ऐसे, गाने तो नहीं कहूँगी, खैर वो ज़्यादातर कलाम और गज़लों को पे ही मतलब गाती हैं, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से, जैसे कि आपने कहा लाइव भी अगर गाती हैं तो पूरा उसका मयार, पूरा उसको मतलब एक तश्कील देती हैं किसी इंसान के एहसासात के मुताबिक। तो ये बड़ा प्यारा होता है। अब हम क्या सुनने को जा रहे हैं? अच्छा, डायरेक्ट आ गई, अब हम क्या सुनने को जी सुना दे क्या? इंडियन सुनाए, पाकिस्तानी सुनाए? नहीं, पाकिस्तानी। देखिए, ये बात है, पाकिस्तानी चैनल है, बलूचिस्तान से वाबस्तगी है हमारी, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। चलिए, पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान। आए जी, बिल्कुल। मैं तेनू समझावाती ना तेरे बाजू लगे दाजी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझावाती ना तेरे बाजू लगे दाजी, ओ तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझावागी ना तेरे बाजू लगे दाजी। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तू, तेरे बाजों छड़ दिते ने मेरे नैन रुमाने, तू जीना मेरा
ना तेरे बाजू लगे ना जी तो मैं तेनू समझावा के ना तेरे बाजू लगे ना जी। ये भी बड़ा प्यारा सॉन्ग है। मैं बहुत मतलब कुछ सॉन्ग मेरे भी फेवरेट हैं और जो मेरे बहुत पसंदीदा सॉन्ग है वो मुझे अब तक बहुत पसंद है। मैं छोड़ती नहीं हूँ जो मुझे मेरा फेवरेट होता है चाहे वो सॉन्ग ही क्यों ना हो। आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, आप इतना अच्छा गा रही हैं। हाँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बजाता हूँ, आप कुछ गाएं। नहीं बस हो गया मेरा मैंने आपके साथ छुप छुप के गा लिया। अच्छा मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी जो अम्मी थी उनको बड़ा शौक था सिंगिंग का, तो मैं बचपन से उनको देखती हुई आ रही थी। अच्छा मेरी ननियाल में जैसे कि मेरे अम्मी की फैमिली में सारी बहनें, मेरी खाला भी काम करते हुए गाती हैं, तो मेरी अम्मी जब झाड़ू लगाती थी तो गाती थी, वो अपने आप को लता मंगेशकर समझती थी। तो मैं उनको सुनते तो वो एक गाना मिट्ठू मियाँ आज मैं जवान हो गई, तो वो झाड़ू लगाती थी तो मेरे मुंह पे मतलब हमने भी वहीं से अगर देखें तो माँ को देख देख के ना वो सिंगिंग का शौक थोड़ा सा आ गया, लेकिन सिर्फ शौक के तौर पे ही मैंने रखा हुआ है। मैंने किसी मौसीकी या मौसीकार के साथ ज्यादती नहीं की। आप हमें बताएं कि मुस्तकबिल में मतलब आगे जाके आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? आगे जाके मेरी यही प्लानिंग है कि पहले तो ये कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है एक दिन हम चमकता हुआ सितारा वैसे देखेंगे सुमित के नाम का। बिल्कुल ऑफ कोर्स बस आप उनकी दुआएं होनी चाहिए, बाकी लोगों का सपोर्ट जो कि है चाहिए है। अभी रिसेंट टाइम में ही मेरा चैनल भी जो है वो मोनेटाइज हुआ यूट्यूब पे। अरे माशाल्लाह। हाँ, और सब्सक्राइबर्स भी मेरे काफ़ी सारे बढ़े, वॉच टाइम वगैरह भी सारा माशाल्लाह। पूरा हो गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। और ये अभी हाल ही की बात है, कोई एक आध हफ्ते पहले की ही बात है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर। और एक वही बात है ना कि पॉजिटिव, आपको एक अंधेरे में रोशनी मिल जाती है, तो जब ये हो सकता है तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हो सकते हैं जी, क्यों नहीं और जब वो हो सकते हैं तो फिर एक दिन एक बार इस दौर में कुछ भी हो सकता है। इस दौर में कुछ भी, बस आपको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है और चैलेंजेस को एज अ चैलेंज लेना है। आपके रास्ते में बहुत से पत्थर आएंगे, बट आपको उसको देख के रुकना नहीं है कि यार बस मैं रुक जाऊं, बस बहुत हो गया, छोड़ दो। असल में सब्र तहम्मुल वही बात होती है आपकी वाली कि सब्र तहम्मुल हमारे अंदर से ख़त्म हो गई। हम जो भी करते हैं हमें उसका रिजल्ट उसी वक्त चाहिए। हाँ, अब उसका नतीजा उसी वक्त नहीं मिल सकता, उसके लिए टाइम लगता है। बहुत से लोगों ने अच्छा काफ़ी हद तक ये भी होता है कि किसी के सालों की जर्नी को हम मिनटों में पाना चाहते हैं, यानी किसी के ने साल लगा दिए अपना नाम बनाने के लिए और हम चाहते हैं कि हम उसका मकाम हासिल करें सिर्फ कुछ दिनों की मेहनत के बाद। तो ये भी एक नाइंसाफ़ी है खुद के साथ, क्योंकि हम उम्मीद हार जाते हैं। जब हम कुछ दिनों के लिए अपनी उम्मीद बरकरार रखते हैं तो जाहिर बात है उम्मीदें टूट जाती हैं, तो ये भी बड़ा अजीब सा होता है। असल में ऐसा होता है इस वजह से है क्योंकि जो इतनी लंबी जर्नी तय करने के बाद एक मुकाम पर पहुंचते हैं, हम उसे देखते हैं, हम कहते हैं कि यार हम भी अपना यूट्यूब चैनल बना लेंगे, हमारे भी मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम क्या करते हैं, चैनल बनाते हैं, उसके ऊपर 25-30 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, 40 बढ़ जाते हैं, बढ़ नहीं पा रहे होते, उस पर बड़े लगे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा होता। अच्छा, सालों की मेहनत की आपने जो बात की, वो सालों की मेहनत होती है। और एक तरफ दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कोई बंदा आया, ठीक है, उसने 2 मिनट की कोई वीडियो बनाई या 3 सेकंड का कोई डायलॉग बोला, वो सुपर डुपर हिट हो गया, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे। तो वो जो सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा ना, वो उस बंदे को लगेगा कि यार मैं इतनी लंबी जर्नी तय कर आया और मैं यहाँ पहुँचा। अच्छा, जो मिडिल मैन होगा, जो हम जैसे बंदे होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे कि यार हम मिलियन सब्सक्राइबर्स करें, ये करें, तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ से नेगेटिविटी स्टार्ट होती है। हम ये करते हैं कि यार वो सालों की मेहनत वाले को छोड़ देते हैं। पहले हम उससे अपना मोटिव बनाते हैं, लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं नहीं यार रहने दो, ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, जाना है इस दौर से, हम उससे मुतासिर हो जाते हैं, अरे यार इसने तो ये किया। बेसिकली टैलेंट को मारा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने हर इंसान को अभी जो कि है बस जल्दी चाहिए कि यार बस मेरा जल्दी से नाम बन जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे लड़कियों वाले फिल्टर लगाने पड़ जाए टिकटॉक पे, व्हाट्सोएवर, चाहे डांस करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, बस मेरा नाम हो, फेम चाहिए। इस चक्कर के पीछे ना दे आर डिस्ट्रॉइंग द टैलेंट, दे आर डिस्ट्रॉइंग द यूथ एज वेल। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि मैं अगर अपनी बात करूं या मैं अपने जैसों की बात करूं या मैं आर्टिस्टों की जो आर्टिस्ट नहीं है उनकी बात करूं, मैंने जब देखा है तो उनके सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन वो हंसने वाले सब्सक्राइबर हैं। अगर वो सामने देखे कभी सेल्फी भी लेंगे तो एक मजाकिया मशकरा, यानी कि वो कॉमेडियन में भी नहीं आते। अगर मैं देखूं तो वो कॉमेडियन में नहीं आते, लेकिन जो टैलेंट है उसके चंद एक सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन वो बड़े ही बाशऊर और बड़ा ही रिस्पेक्ट देने वाले सब्सक्राइबर लोग होंगे। और मुझे यकीन है कि जब वो उसको सामने देखेंगे तो बड़े ही मतलब मुद्दबाना तौर पे उससे उनसे बात करेंगे, मुखातिब होंगे। तो ये बड़ा फ़र्क भी आता है बहुत एक फ़न में
और एक ऐसे बंदे में जो ऐसे बोल बोल के अपना अच्छा ऐसे लोग मार भी बेचारे खा रहे होते हैं। अगर आप कलाकार हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं जी। तो आपका कोई मजाक नहीं बना सकता, ठीक है, बल्कि लोग आपका अप्रिशिएट ही करेंगे। आप चाहे आपने कोई भी उल्टी हरकत करके अपना नाम बनाया हो तो लोग उसको एज अ उल्टे वे में ही लेकर आपको छेड़ेंगे, आपको तंग जैसे कि करेंगे, आपने कहा ट्रोल करते हाँ, हैं, आपको ट्रोल करेंगे, आपके ऊपर रोस्ट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में बात है, तो आपको कोई नहीं अपनी जगह से हिला सकता। बेशक फनकार और बेकार में बहुत बड़ा फर्क बहुत है, बड़ा फर्क होता कार का फनकार के पास कार नहीं होता, बेकार के पास कार होता है। अच्छा, हम अभी क्योंकि हमारा वक्त ख़त्म हुआ जाता है तो हम आपसे एक छोटा सा अगर मैसेज ले, वैसे तो बेसिकली आपने अपना पैगाम दे दिया है आवाम को कि सब्र तहम्मुल से काम लें, फिर भी अगर छोटा सा कुछ बोलना चाहें, कुछ कहना चाहें। मैं यही कहूँगा कि लाइफ जो है ना, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। कभी भी ज़िंदगी में जो कि आप हार ना मानें, और मेरी तरह, क्योंकि मैं भी जो कि एक बहुत किसी बड़े बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा, बस ऐसे किसी को देख के अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और आज जो कि आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिल गया। अरे तो ये आपको सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर मिलेंगी। आप ये ना सोचें कि यार मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, या मैं किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहा। जब आपका टाइम आएगा आपको वो परवरदिगार सब कुछ देगा। तो आपने सिर्फ ये करना है कि प्रॉब्लम्स को एज अ प्रॉब्लम्स ना ले, प्रॉब्लम्स को एज अ चैलेंज ले, कि यार ये मेरा नेक्स्ट टास्क है और मुझे इसको किस तरह से जो कि है सॉल्व करना है। इट्स जस्ट लाइक अ पजल, ठीक है। तो आप जब उस पजल को सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली आपको ऊपर वाला उसका रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज है, जस्ट नेवर गिव अप, और अपनी तरफ से आप अपनी मेहनत को करें। जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपका शौक है, आप उसे जो कि है करते रहें और उसमें बरकरार रहें, और उसका अज़र आपको लोग भले ना दें लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा वैसे आपका मैसेज, मेरे भी बहुत काम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम किया सुमित। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। गोली शरुका अंचु के शगो मन एक कसानी गप्पी में गुजरात जिमा एक कसानी क्लिप विचार गया था शिवशी, जब रास्ते में कांटे हो तो कांटों को निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें वक्त ज़ाया होता है। कोई ऐसा मतलब ऐसे शूज़ पहने कि उन कांटों से आप आराम से सफ़र कर सके। तो वती ज़िंदगी है, तू का चैलेंज आना चुके सुमिता को एक्सेप्ट बेकनेता, और ये चैलेंज आना एक्सेप्ट कन के रंदिशी मुकाबला बेकनेता, और वती मंजिला सर वे बेता आमशी में मना बिजा महल का बलोचर बेरेता इजाज़त वती ख्याल बेकनेती मात पे ते ख्याल अल्लाह मायर बेकनेता मन निमगांची नहीं अल्लाह में आ रहे।